नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना के 24 साल पूरे होने जा रहा है। 9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। वहीं धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। सरकार ने राज्य स्थापना के 24 साल पूरे होने और 25वीं रजत जयंती शुरू होने पर 9 नवंबर से राज्य में साल भर तक देवभूमि रजोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही उत्तराखंड की उपलब्धियों और अपने संकल्पों को जनता के सामने रखेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने 24 वर्षों की विकास यात्रा में लंबी छलांग लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया उत्तराखंड 9 नवंबर को अपने 24 वर्ष पूरे करने जा रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। आपको बता दें कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। विषम भौगोलिक परिस्थितियां वाले उत्तराखंड के सुदूर अंचलों तक विकास के बयार न पहुंच पाने की पीड़ा के फलस्वरूप ही अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ी थी, जिसके बाद लंबे आंदोलन और कुर्बानियों के बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। सरकार ने राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने और 25वीं रजत जयंती शुरू होने पर 9 नवंबर से राज्य में साल भर तक देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही उत्तराखंड की उपलब्धियों और अपने संकल्पों को जनता के समक्ष रखेगी। देखिए, 9 तारीख उत्तराखंड के विकास की तारीख है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य प्राप्त हुआ। मातृशक्ति के आंदोलन की परिणति से हमको राज्य मिला है। हर वर्ष उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी शासकीय कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की जाती है और दल के नाते, क्योंकि हम सत्तारूढ़ दल भी है और हर वर्ष जो राज्य देने वाला दल भी भारतीय जनता पार्टी है। इस राज्य का गठन अटल जी के शासन में हुआ। अटल जी ने निर्माण किया, मोदी जी को संवार रहे हैं, इसलिए हमारे वो हर्षोल्लास के रूप में हम इस दिवस को मनाते हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला पार्टी हर वर्ष जिस रूप में मनाती है उसको और व्यापक रूप देते हुए हम अपने 9 तारीख के कार्यक्रम को मनाएंगे। 24 वर्षों में कई उतार चढ़ाव हमने देखने को मिले। बहुत उपलब्धियां भी हमारे पास हैं और बहुत से हमने बहुत कुछ खोया भी है, अगर पाया है तो खोया भी है। और जिस कल्पना से ये उत्तराखंड राज्य बना था, जिस उम्मीद के साथ ये उत्तराखंड राज्य बना था, आज हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मुझे ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है। चाहे किसी की भी सरकारें रही हों, कोशिश की है सबने, ऐसा नहीं कि नहीं राज्य का विकास हुआ है, लेकिन बेरोजगारी के नारे को लेकर और एक अपना राज्य होगा, उस राज्य में के शासक भी हम बनेंगे, इस राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का जो सपना था, शहीदों का सपना था, आज भी वो अधूरा है। और बेरोजगारी चरम पर है। पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे भू कानून का मुद्दा है, जैसे मूल निवास का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे आज भी जिंदा हैं। इस सब में हमने काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे देखिए, हम सब देख रहे हैं कि एक ग्लोबल समिट इस राज्य में हुआ, इस सरकार के माध्यम से हुआ। धामी जी ने उसमें अनेकों प्रयास किए, अनेकों ग्लोबल यात्राएं और ग्लोबल शो हुए। देश के जो विभिन्न राज्य हैं और जो ऐसे शहर हैं जो प्रमुखता से इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, वहाँ का सफ़र तय किया गया, वहाँ पर मानसिकता दी गई, यहाँ के एनवायरनमेंट से उनको अवगत कराया गया और किस तरह से इस छोटे से राज्य में बहुआयामी संभावनाएं हैं उद्योगों की, जो हमने 2003 से 2020-21 तक करके दिखाया, उसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, उससे भी ज़्यादा के MOU साइन हुए। आज वो 1 लाख करोड़ के धरातल पर काम चल रहा है, जिनको कि आने वाले सुखद परिणाम जिनका हमें मिलने वाला है। ये सब देश इस राज्य की GDP में तो सहयोग करेंगे, इस देश की GDP में भी सहयोग करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड ने बीते 24 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 24 सालों में 24 गुना बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। उत्तराखंड राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 2,60,000 रुपए हो चुकी है, जबकि वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति आय 15,285 रुपए थी। हालांकि राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र अभी भी विकास की दौड़ से पीछे हैं। जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन किया गया था, वो उद्देश्य अभी अधूरा है। रूप में राज्य बनने के बाद जिस प्रकार से हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनने की ओर चले थे, तो विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप में विकास हुआ है, किस गति में हुआ है अब निर्भर ये बात करता है कि अब 24 सालों के बाद जब हम, क्योंकि एक तरफ रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, खुशी की बात यह है कि जो हमारा संघर्ष था वो परिणाम बिल्कुल साकार हुआ। अब समीक्षा करने की बात यह है कि हम 24 कदम 25 कदम आगे चल चुके हैं। आगे जिन चीजों पे हमारी कमी हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, निश्चित रूप में बिछा है। क्या हमने रोजगार में कितनी प्रगति हुई है, उस पर समीक्षा करनी होगी। हमारी जो इकोनॉमी थी, जो हमारे उद्योग धंधे थे, कई उद्योग नए लगे हैं, कई पुराने हटे भी हैं। तो निश्चित रूप में अगर पूरा ओवरऑल जो डाटा, जो मैं ये कह सकता हूं कि अगर जो हमारी जो एक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की तरफ जो दिखाई गई है, निश्चित रूप में वो प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेहतरीन है। उसके लिए सरकार को बधाई दी जा सकती है। देखिए, आप 24 साल पहले के अगर उत्तराखंड को उठाएंगे तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जिस दिन हमारा राज्य बना, उस दिन का हमारा उत्तर प्रदेश के साथ का बजटीय प्रोविजन क्या था। अगर हमको 1,000 करोड़ रुपया समथिंग खर्च करने के लिए मिल रहा था, तो आज आपको उत्तराखंड बनने के बाद इन 24 वर्षों में 1 लाख करोड़ तक का बजट जा चुका है। तो जब 1 लाख करोड़ तक का एक राज्य को बजट मिल रहा है, तो ये बट नेचुरल है कि भाई उस राज्य के अंदर विकास होगा। वो पैसा विकास ही में लग रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, अब एजुकेशन को उठा के देख लो कि अगर इस प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज भी उससे पहले नहीं था, तो आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं ये आपके सामने है। आपके कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पहले थी और आज कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले कितने पॉलिटेक्निक थे, कितने ITI थे। ये सारी चीज़ों का आकलन हमको करना पड़ेगा कि देर सवेर इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स इस तरह से होते हैं कि जो बच्चे इन स्कूल्स से, इन यूनिवर्सिटीज़ से, इन टेक्निकल एजुकेशन से उससे निकल के जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारी GDP को, हमारी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। नहीं पता हमें एक बहुत ही अनबायस्ड यानी कि पक्षपात रहित लोकायुक्त की दरकार है। हमें एक पूर्णकालिक राजधानी की दरकार है। हम अकेला प्रदेश हैं पूरे देश के अंदर जिसके पास कहने को अपनी राजधानी नहीं है। शर्मसार होते हैं हम देश और दुनिया के सामने। समझ नहीं आता देहरादून को राजधानी कहें, गैरसैंण को कहें या रायपुर को कहें। तो ऐसे में प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार थी। इस समय तो हम लोगों को अपनी राजधानी मिल जानी चाहिए थी। 24 साल बाद भी हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हम जल, जंगल और जमीन के राज्य कहे जाते हैं। ना जल पर हमारा कंट्रोल, न जमीन पर हमारा कंट्रोल। और आप देखिए कि बिजली जो उत्पादित हो रही है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं। केवल 12% बिजली हमें मिल रही है जो हम उत्पादन कर रहे हैं, बाकी सब दूसरे राज्यों को जा रही है। हमारी कितनी सारी जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे वहाँ नहर में या हरिद्वार के अंदर पानी कितना छोड़ा जाएगा ये उत्तर प्रदेश डिसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे राज्यों के रहमो करम पर अभी भी जो है सस्टेन कर रहे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। सरकार एक ओर जहां अर्थव्यवस्था का आकार और प्रति व्यक्ति आय को राज्य की बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन प्रदेश की स्थायी राजधानी, स्वास्थ्य सेवाओं, पहाड़ों से होता पलायन, बढ़ती बेरोजगारी, सशक्त भूकानून जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार खामोश है। सरकार को चाहिए कि वह जश्न मनाने के साथ ही इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दे, साथ ही पहाड़ और मैदान के बीच बढ़ती असमानता को कम करने की आवश्यकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष के नाम से विख्यात पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया गया।
कांग्रेस के स्वराज आश्रम में कांग्रेसी नेताओं ने पंडित नरेंद्र तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि विकास पुरुष पंडित नरेंद्र तिवारी जी की जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन यानी 18 अक्टूबर को आती है। उन्होंने कहा कि पंडित नरेंद्र तिवारी ने पूरे देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। वो न सिर्फ केंद्र में लगभग सभी विभागों के मंत्री रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 4 बार मुख्यमंत्री रहे और राज्यपाल भी रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड को विकास की नई गाथा लिखने में अपना अमूल योगदान दिया। यही नहीं, कांग्रेस को स्थापित करने से लेकर समाज में विभिन्न माध्यमों से अपना योगदान देने के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। देखिए, स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जो विकास पुरुष के नाम से भी जाने थे और हिमालय पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। तिवारी जी की जो विकास परक सोच थी, जिसका लाभ उत्तराखंड को मिला, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिला और भारत सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों के तहत, विभिन्न मंत्रालयों के तहत उन्होंने जो विकास पूरे समूचे भारत में किए। लेकिन नरेंद्र तिवारी जी की आज पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वह एक बहुत ही बड़े दिग्गज नेता थे, जिन्होंने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अपने विकास कार्यों से अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैसे नोएडा जैसा शहर बसाया और क्या कहते हैं, हल्द्वानी में काठगोदाम में HMT कॉलोनी और रुद्रपुर में सिडकुल जैसे कंपनियों का वो करा। तो इसके लिए समाज पूरा उनका आजीवन ऋणी रहेगा और वो बुनियादी रूप से कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया और उत्तराखंड के एक बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का गौरव बनाने का काम किया है। और आज हम सब लोग उन्हें याद करके उनके मूल्यों पर चलने का, उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड जब बना तो जो एक नया विकास के आयाम माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने दिए, विकास पुरुष के नाम से आप प्रसिद्ध थे। तिवारी जी जानते हैं कि उनको एक विकास पुरुष के नाम पर पूरा प्रदेश, पूरा देश, एक आम जन जानता था। और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक वो लगातार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विकास की एक गाथा को आगे बढ़ाया, इसलिए उनको पूरा देश, पूरा प्रदेश विकास पुरुष के नाम से जानता है। जैसे विकास कार्य देखते आ रहे हैं, इतना मतलब विकास कार्य यहाँ पे हुआ था उत्तराखंड में। और जैसे कि उद्योग सबसे ज़्यादा, जैसे सिडकुल है, कई मतलब यहाँ पे कॉलेज हैं, तो हम स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी की देन है और उसे हम लोग भूल नहीं सकते। और अब बात कर रहे हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी में जिला प्रशासन अब देर रात तक संवेदनशील स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चला रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि महिला सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर की गई कार्यशाला में जो संवेदनशील स्थान चिन्हित हुए हैं, उन जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पिछले दिनों छापेमारी में 58 लोगों को हिरासत में लिया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि शहर में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण हो, इसका ध्यान रखते हुए असुरक्षित स्थान पर लगातार छापेमारी की जा रही है। महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से जो विभिन्न कार्यशालाओं में हमें इनपुट मिले थे, उसके आधार पर स्थानों का, व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया गया है। उसके सत्यापन के लिए एक समिति बनाई गई है। सत्यापन के उपरांत जो हमें इनपुट प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर उन स्थानों पर जो निरोधात्मक उपाय हैं वो भी किए जा रहे हैं। साथ ही प्रवर्तन की कार्रवाई के तहत जो असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में अभी पिछले दिनों में 58 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई थी। आगे भी समय समय पे जो हमारे संवेदनशील स्थान है, उस पर औचक कार्रवाई इस तरह से जारी की रहेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं खानपुर की। कस्बा लंढोरा में फैले अतिक्रमण के खिलाफ नगर पंचायत की टीम ने अतिक्रमण हटाया। कई अतिक्रमणधारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगद शुल्क भी वसूला और कई कब्जाधारियों की दुकान से प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर ली गई। अतिक्रमण अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कस्बे के रेलवे रोड सहित रुड़की लक्सर मार्ग पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा। शुक्रवार को नगर पंचायत अधिकारी हेमंत गुप्ता ने कहा कि प्रशासक द्वारा निर्देश दिए गए थे। लंढोरा कस्बे में अतिक्रमण हटाने को लेकर उसी क्रम में अभियान चलाया गया है। अतिक्रमणकारियों ने सड़क किनारे पैदल चलने वाली पटरी कब्जे में कर रखी थी। उस जगह को खाली कराया गया और साथ में चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में अतिक्रमण ना हो। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में इन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो चालान कर कार्रवाई भी की जाएगी।
चूँकि अब दीपावली का पावन पर्व भी आ रहा है एवं जो अतिक्रमण है वो जो पैदल चलने वाली पटरी है उस पर भी अतिक्रमण फैला हुआ था, जिसके संबंध में माननीय प्रशासक महोदय के मौखिक आदेश के क्रम में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। चेतावनी दी है और जो पॉलीथीन प्रतिबंधित पॉलीथीन है उनके चालान भी काटे गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की नामचीन संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर विवादों में बनी रहती है। इस बार तो बड़ी लापरवाही की वजह से IIT चर्चाओं में आ गया। दरअसल IIT रुड़की के राधाकृष्ण भवन की मेस में खाने के सामान में चूहे मिले हैं। ये चूहे कढ़ाई, चावल, राशन आदि में दिखाई दिए। ये सब देखने के बाद छात्रों ने मेस में ही हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, इसकी वजह से 400 से ज्यादा छात्रों को भूखा भी रहना पड़ा। सोशल मीडिया पर अब इसकी फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि IIT रुड़की के राधाकृष्ण भवन की मेस में दोपहर का खाना बना हुआ था। इस दौरान छात्र खाना खाने के लिए मेस में पहुंचे तो उन्होंने मेस की किचन में जाकर देखा तो चूहे खाने में उछल कूद कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने इसका वीडियो भी बना लिया और अन्य छात्रों को भी मौके पर बुलाकर हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि देश का जाना माना संस्थान होने के बावजूद भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं रखी जाती। वहीं इस खाने से छात्र बीमार भी पड़ सकते हैं। इस दौरान छात्रों की खाना बनाने वाले कर्मचारियों के साथ जमकर बहस भी हुई। हालांकि कर्मचारी छात्रों को समझाते रहे लेकिन छात्रों ने किसी की नहीं सुनी। और इसी खबर से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां IIT मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि छात्रों के भोजन की सुविधाओं के संचालन में अनियमितताओं को लेकर लगे आरोपों को उचित तरीके से जांच करेंगे। आगे कहा कि संस्थान सभी संविदात्मक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। किसी अनाधिकृत संचालन के दावे निराधार हैं। संस्थान ईमानदारी और छात्र कल्याण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उठाए गए विषय को समीक्षा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश विदेश में कई जानी मानी हस्तियों के नाम पर बाजारों में बिकते परफ्यूम और इत्र की फजीहत में अब मोदी के नाम पर भी परफ्यूम बाजारों में बिकता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इसकी शुरुआत उत्तराखंड में पैदा होने वाले तिमूर के पौधे से बने परफ्यूम से उत्तराखंड से ही होगी। दरअसल आपको बता दें कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कई औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधे तो हैं ही, साथ ही यहाँ पर पैदा होने वाले पेड़ पौधों से कई सौंदर्य प्रोडक्ट और कई अन्य तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जिनमें सुगंध पौधा केंद्र बड़ी भूमिका निभा रहा है। जिसके चलते आज सूबे के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकासनगर अंतर्गत सेलाकुई के सगंध पौधा का निरीक्षण किया। यहां आयोजित एक सेमिनार में शिरकत भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सगंध पौधा केंद्र के वैज्ञानिक प्रयासों से किसानों को एक नई पहचान मिली है, साथ ही उनकी आर्थिकी सुधारने का मौका भी मिला है। बताया कि इन पौधों से बने सुगंधित तेल व परफ्यूम आज एक नया मुकाम बन रहे हैं। कहा कि यहाँ के तिमूर से बने परफ्यूम का नाम मोदी के नाम पर होगा, जो एक अलग पहचान बनाएगा। समस्याओं को देखते हुए सगंध पौधा केंद्र कैंप सेलाकोई ने सार्थक पहल की है, जिसमें कि सगंध खेती को प्रोत्साहित करने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के माध्यम से कृषक बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं और उनमें उद्यमशीलता का भी विकास हो रहा है। वर्तमान में सगंध पौधा केंद्र उत्तराखंड में 109 अरोमा क्लस्टरों में 28,000 किसानों द्वारा 9,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सगंध फसल जैसे लेमन ग्रास, मिंट, डेमेस्कस रोज़, तेजपात, कैमोमिल आदि का कृषिकरण कर रहे हैं। तो इनसे काफ़ी कुछ किसानों की इनकम बढ़ेगी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर है उसको भी उत्तराखंड के अंदर आने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल परफ्यूमरी बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे फ्रांस के अंदर गॉस जाने का मौका मिला और वहाँ मैंने देखा किस प्रकार से लोग एसेंस बना रहे हैं, एब्सोल्यूट बना रहे हैं, रूह बना रहे हैं। तो ये सब कन्नौज में होता था
आज एक उसका मिनिएचर जो है हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, तो किसानों को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। सर आपने सफ़ेद चंदन की भी बात करी कि सफ़ेद चंदन को, हाँ, मैं सफ़ेद चंदन के लिए गया था। शिवराज सिंह जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनसे मैंने कहा कि इसको जो है किसानों के लिए उपलब्ध कराइए और ये इसको अपनी जो आपकी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है उससे निकालिए। यहाँ अगर का पौधा भी है उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था स्पेसिफिक जो उत्तराखंड में हम नए नए जो हमारी सुगंध बना रहे हैं या होती है प्राकृतिक रूप से, इसको रूबरू कराना था हमें परफेक्टली उद्योग से, ताकि वो यहाँ के जो हमारे पारंपरिक नैसर्गिक जो पौधे हैं जिनसे खुशबू आती है उनका इस्तेमाल अपने परफ्यूम में करें, प्रोडक्ट में करें। उससे हमारे जो किसान हैं उनका जो इकोनॉमिक्स है वो बढ़ेगा, उनका मार्केट मिलेगा उनको। उसी से फोकस्ड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था ये हिमालयन माइनर एसेंशियल ऑयल को। तो उसमें एक एक ऑयल को आप परखेंगे, सूंघेंगे कि अपने प्रोडक्ट में कहाँ फिट कर सकते हैं। उसमें एक्सपर्ट भी काफ़ी आए हैं, वो भी बताएंगे। तो लगभग 70 इंडस्ट्री वाले हैं, वही सब सुबह से आज ये पूरा देख रहे हैं। भाव वाला फार्म भी जाकर पौधे भी देखे हुए वाले कैसे कैसे होते हैं। सर किसानों की आय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। देखिए, ऐसा है, किसानों की आय बढ़ने के 2 ही 3 तरीके हैं। या तो उनको हायर यील्डिंग वैरायटी दे दी जाए, जो जिन्हें हमारी खाली पड़ी है, या उनमें खेती करा कर उनकी एडिशनल इनकम कराई जाए। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं रुद्रपुर की, जहां ग्राम भूरारानी में शराब की दुकान खोलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन देने के बाद अब आक्रोशित महिलाओं ने जिला आबकारी कार्यालय में धरना देकर अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने आगाह किया कि यदि जल्द ही दुकानों का आवंटन रद्द नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर महिलाओं ने भूरारानी में धरना दिया। बड़ी संख्या में भूरारानी गांव की महिलाएं जिला आबकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुई और धरना देकर अपना आक्रोश जताया। उनका कहना था कि अंडरपास का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ कि जिला आबकारी की रिपोर्ट पर प्रशासन ने भूरारानी अंडरपास रेलवे क्रॉसिंग मार्ग पर शराब की दुकान खुलवा दी। शांत गांव में शराब की दुकान खुलने से अशांति का माहौल बन गया और महिलाओं का निकलना दुश्वार हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर इलाके को शराबी बनाने का निर्णय लिया है और आगाह किया कि यदि जल्द ही शराब की दुकान का आवंटन रद्द नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें, इस मौके पर मंजू बिष्ट, मधु चौहान, गीता बिष्ट, सरिता चौहान, ममता नेगी, ममता मौर्य, राकेश नौटियाल, पूजा तिवारी, राकेश रावत, राधिका रावत, प्रीति बिष्ट, मीना पाठक, अनीता बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।